आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आता मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी उंच झेप घेतली भरभराट आणली व्यसनवी गाठली शिक्षणास रुजवुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा। आज के इस इब्तदाई प्रोग्राम के सदर मोहतरम हमारे नौजवान साथी मुन्ना सेठ साहब, देखो क्या दिख रहा है उसपे मंच पे तशरीफ फरमा साबिक कारपोरेटर ताजुद्दीन साहब, रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा ताजुद्दीन साहब, मंच पे तशरीफ फरमा युवा राष्ट्रवादी के अध्यक्ष अज्जू भाई, सेवादल राष्ट्रवादी के अध्यक्ष रियाज अली साहब, हॉकर्स यूनियन के सदर सलमान भाई, इफ्तिकार सेठ, कलीम बिल्डर सलीम भाई, अल नसीम वाले, हमारे इस प्रोग्राम को जो बहुत अच्छे ढंग से जिन्होंने निजामत की, हमारे दोस्त रईस सितारा साहब। नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर करते हुए मंच पे बैठे हुए तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, मोहसिन भाई भी यहाँ पर है, नफीस भाई है, बहुत हमारे तमाम ही साथी है, महमूद भाई है, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और तमाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तमाम ही विंग की तरफ से मैं
कल्लू मेंबर साहब और उनके तमाम ही साथियों को, इस इलाके की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि राष्ट्रवादी भवन जो 1 जून को इब्तिदा हुआ था, उसके बाद मालेगांव शहर के अंदर दूसरी राष्ट्रवादी ऑफिस का, राब्ते ऑफिस का यहां पर इब्तिदा अमल में आ रहा है। यानी इलाका वाइज जो ऑफिस हमको डालना था, पार्टी का कामकाज करना था, तो कल्लू मेंबर साहब ने पहला कदम बढ़ाया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और ऑफिस का होना बहुत जरूरी है, चाहे आप एजुकेशन अदारा डालो या क्लब डालो, सोसाइटी बनाओ, या समाजी काम के लिए कोई ऑफिस का इब्तिदा होना चाहिए, ऑफिस शुरू होना चाहिए। इसी तरीके से सियासी पार्टी ऑफिस का भी होना बहुत जरूरी है इलाके के लिए। और ये जो इलाका है, ये इलाका मुजाफात का इलाका बोला जाता है शहर में, और यहां पर 100% अगर आप बोले तो गरीब मेरे भाई और बहन रहते हैं, और उनके आपके बहुत मसाइल है इस इलाके की आवाम के, चाहे राशन कार्ड का हो, जन्म दाखिले का हो, कॉरपोरेशन का हो, लाइट का हो, प्रांत ऑफिस का हो, बेवा फंड का हो या हॉस्पिटल का हो। आवाम के मसाइल बहुत है, और इसके लिए इस इलाके के अंदर एक ऑफिस का होना जरूरी था। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि आज आप लोगों की मौजूदगी में, आप लोगों के सामने आज इस ऑफिस का इब्तिदा भी होगा। मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से मैं शामिल हुआ हूं, और उसके बाद एक चौंका देने वाला फैसला, हैरान कर देने वाला फैसला मैंने लिया। और कई साथी हमारे ये मुझको मशवरा देते रहे कि आसिफ भाई, आप कांग्रेस पार्टी को मत छोड़ो, आप राष्ट्रवादी या दूसरी पार्टी में मत जाओ। फिर मैंने फैसला किया कि शहर की आवाम की राय ले ली जाए, मशवरा कर लिया जाए। और जब मैं मशवरा किया तो हमारे कई साथियों की, कई नौजवानों की ये डिमांड रही कि अगर पार्टी बदलना ही आपको, आपने इस्तीफा ही दे दिया कांग्रेस पार्टी से, तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जाओ। और जब रौनकाबाद में जलसा हुआ, जब मुझको ऐलान करना था, तो शहर के दूसरी सियासी पार्टी के लोग भी उस जलसे के अंदर आए और बहुत दूर खड़े रहकर मेरी बातों को सुन रहे थे। और जब मैंने फैसला सुना दिया तो उसके बाद सब हैरान रह गए कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जा रहा हूं। हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था, बहुत चैलेंज वाला फैसला था। मेरा मुस्तकबिल सियासी कैरियर दांव पर मैंने लगाया था, और उसके बाद मैंने तय किया कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंज है, शहर में पार्टी को खड़ा करना, अलग अलग वार्ड के अंदर नौजवानों को साथ में लेना, बुजुर्गों को साथ में लेना, माँ बहनों को साथ में लेना, और कम वक्त में पार्टी को मजबूत करना और पार्टी को खड़ा करना और पार्टी का सिंबल आवाम तक पहुंचाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आज भी है। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे शहर के नौजवानों को, जिस तेजी के साथ
शहर का नौजवान राष्ट्रवादी के साथ खड़ा रहा, मेरे साथ खड़ा है। मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की आज राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े हो चुकी है, मेरे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हमारे शहर के नौजवानों का भी मुस्तकबिल और ये शहर का भी मुस्तकबिल राष्ट्रवादी ही बना सकती है। मुझे ऐसा विश्वास और ऐसी उम्मीद अल्लाह की इजाज़त से मुझको है। इलेक्शन अनकरीब आने वाला है, 6 महीने रह गया और 2 दिन पहले महाराष्ट्र की हुकूमत ने फैसला सुनाया कि वार्ड कितने का होगा, सेपरेट वार्ड होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा। ये बहुत दिनों से बातें चल रही थी, लेकिन हुकूमत ने फैसला सुना दिया कि 3 का वार्ड होगा। कई लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि 2002 में जब कांग्रेस पार्टी पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ी थी तो उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 9 कॉर्पोरेटर चुनकर आए और अभी फिर 3 का हो गया 20 साल बाद। अब बात को समझ लीजिए, 2002 और 2022 20 साल के बाद में 3 का फाइनल आया, 3 का प्रभाग आ रहा है और कई पार्टियां चेहरे पे आवाम को बोल रही हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से बहुत जले हुए हैं, बहुत घबराहट है। इतिहास गवाह है कि 2002 का चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अगर 9 सीट मिली तो उस वक्त मालेगांव शहर के अंदर फसाद भी हुआ था 2001 में और उसका फायदा यह शहर के अपोजिशन पार्टियों ने उठाया था उस वक्त और उसके बाद जज्बाती सियासत, मजहबी सियासत उस वक्त भी हावी रही। 2001 की मैं बात बोल रहा हूं, 2002 की बात बोल रहा हूं और इसका फटका अगर किसी को लगा, नुकसान किसी को हुआ तो कांग्रेस पार्टी को हुआ था। लेकिन उस वक्त आप माजी में जाए, 2002 का रिजल्ट आप उठाकर देख ले, कांग्रेस पार्टी को 9 सीट जरूर मिली थी, लेकिन जिनको 35 सीट मिली, जिनको 12 सीट मिली थी, उनकी वोट भी उस वक्त की आप देख लो। उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी को 35 सीट चुनकर आने वालों से ज्यादा वोट मिली। ये वोट का रेशो हमारा बरकरार रहा, लेकिन हमारी उस वक्त 25 सीट ऐसी रही जो 100 वोट के अंदर से इलेक्शन हारी। लेकिन अब वो 2002 और 2022 के अंदर 20 साल का फर्क है। मैंने कल मालूमात लिया कि 2002 में यह शहर की आबादी कितनी थी, ये शहर के अंदर वोट कितनी थी। पता ये चला कि 2002 और 2022 में 1.25 लाख वोट 20 साल के अंदर मालेगांव शहर के अंदर बढ़ी है। नई वोट, आबादी बढ़ी और उसके बाद आप देखिए आगे बढ़िए। 2005 में मैं मेयर बना, 2007 में सेपरेट वार्ड का इलेक्शन हुआ। उस वक्त सिंगल से 15 सीट कांग्रेस पार्टी की चुनकर आई और 2007 में ही मजहबी सियासत का वजूद इस शहर के अंदर आया, तीसरा महाज बोलकर। और आज तक ये शहर की आवाम वो तीसरे महाज को झेल रही है। उस वक्त भी एक लहर चली थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी 15 सीट चुनकर आई। 2012 के अंदर, जबकि 2007 में हमारा मेयर नहीं था, 2009 में हमारा मेयर नहीं था,
2012 तक मेयर नहीं था कांग्रेस पार्टी का, और उस वक्त 2009 में हम असेंबली इलेक्शन भी हार गए थे, और उसके बाद 2012 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आया, और शेख रशीद साहब उस वक्त उनकी तबीयत नासाज थी और मुझे सदर बनाया गया। और जब 2011 में मुझे सदर बनाया गया 11 जनवरी को, और जब मैंने कमान संभाला, शेख रशीद साहब और हमने मिलकर उस वक्त के और आज के हमारे तमाम ही नौजवान साथियों ने, तमाम ही शहर के हमारे वर्करों ने, हमारे चाहने वालों ने उस वक्त साथ दिया। और उस वक्त जिस दिन 2012 की चुनाव की वोटिंग चल रही थी, मतदान चल रहा था, दोपहर का 1 बज रहा था, और मैं राउंड के ऊपर था, और मैं अब्दुल्ला नगर की रास्ते के ऊपर से आ रहा था, तो एक प्रेस वालों की गाड़ी, पेपर वालों की गाड़ी मेरे सामने से गुजर रही थी। मैंने हाथ देकर रुकवाया, और तमाम 8-10 पेपर वाले जमीन पर उतरे, गाड़ी से उतरे, और मैंने उनसे कहा कि आप जायजा लेके आ रहे हो, 1 बज रहा है, परसेंटेज तो काफी अच्छा हुआ होगा, तो आपको क्या लगा? मेरा सवाल उनसे था। उस वक्त तमाम ही अखबार वाले जो 8-10 लोग थे, उन्होंने कहा था कि उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी 4 नंबर की पार्टी बोले बनेगी, 4 नंबर की। 1 पर बोले तीसरा मास, उसके बाद 2 पर बोले उस वक्त की राष्ट्रवादी जो दूसरों के हाथ में थी, उसके बाद 3 पर बोले जनता दल, और उसके बाद 4 पे बोले तुम्हारी 10 के नीचे सीट रहेगी। ये ओपिनियन, ये सर्वे रिपोर्ट उनके पास थी, और वोटिंग चल रही थी, और 1 बजे का रिजल्ट वो दे रहे थे मुझको। यकीन जानो, मैंने मुस्कुराया, मैंने हंस दिया, और उनसे कहा, उनसे क्या कहा कि देखो 1 बज रहा है, आप ये लिख लो, 1 दिन के बाद में नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस पार्टी की, मैंने कहा उस वक्त जुमला था मेरा कि 25 से 30 सीट आएगी, और कांग्रेस पार्टी 1 नंबर की सीट, 1 नंबर पार्टी बनकर इस शहर के अंदर उभरने वाली है। तो उन्होंने मेरा मजाक उस वक्त उड़ाया था, और जब नतीजे आए तो अल्लाह का करम रहा कि 25 सीट कांग्रेस पार्टी को 2012 के अंदर मिली, और उस वक्त हमारी 5 सीट 100 वोट के अंदर गिरी थी। यानी मेरा जो जायजा था, मेरा जो सर्वे था, क्योंकि मैंने फील्डों के ऊपर काम किया हुआ था, अल्लाह का करम है। फिर 14 में मैं एमएलए बन गया, और उसके बाद 17 का इलेक्शन हमने लड़ा। 17 का इलेक्शन जो अभी ये बॉडी चल रही है, यानी 15 आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2002 में 9, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 28, 17 में 28, और उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, उसके अंदर एक और बड़ी 29, और अभी 2022 हमारे सामने है। और हमने हमारे वर्करों ने, हम सब लोगों ने 2002 के अंदर हमको तजुर्बा कम था, 2007 में भी तजुर्बा कम था, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारे मुखालिफ ये बात को समझ ले कि अब हम ऑलराउंडर हो चुके, ऑलराउंडर। हम बैटिंग भी कर सकते, बॉलिंग भी कर सकते, फील्डिंग भी कर सकते, तजुर्बा हमको भरपूर है। पहले हम हवा में इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन हम आज जो तैयारी हमारी अपनी है, हम लोग जमीन के ऊपर टेक्निकल इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं। और ये शहर ने जो धोखा खाया 2019 में, जो असेंबली का चुनाव
के अंदर ये शहर ने जो धोखा खाया, जो जज्बाती सियासत, जज्बाती तकरीर जो हैदराबाद के आए और जो जज्बाती बातें की, शहर के नौजवानों को गुमराह किया गया, जिन लोगों ने वादा किया कि हम 2 महीने में यहां पर आएंगे, 2 साल 23 अक्टूबर को होने जा रहा है। आने वाले महीने में 23 अक्टूबर को 2 साल होगा। एक भी मर्तबा वो शख्स हैदराबाद से तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया। जिसको एमएलए बनाया गया वो शख्स अभी कभी दातार नगर के अंदर आकर ये नहीं पूछा कि तुम किस हाल में हो, कभी जमूर नगर के अंदर आकर नहीं पूछा, ना कभी रहमताबाद में, ना कभी नुमानी नगर में। अब वो लोग भी तुम्हारे दर पर आएंगे, फिर मजहब की दुआई दी जाएगी, फिर जज्बाती सियासत लाई जाएगी। 2019 में धोखा हम खा गए। आप 2019 से पहले और अभी फर्क महसूस कर लो। ये शहर ने बहुत बड़ा धोखा खाया और उसके बाद आप देखिए कि आज भी एक एमएलए को, शहर के एमएलए को आज भी 2 बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। और उसकी वजह है आप लोग जो ताकत के साथ, राष्ट्रवादी के साथ और मेरे साथ आप खड़े हो। आज भी वक्त के एमएलए को 2 बैसाखी की जरूरत पड़ेगी और वो बैसाखी लेकर ही चल सकते हैं, अकेले नहीं चल सकते, अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात आप गौर करो। वो आदमी डेयरिंग से बात करता है जिसको बैसाखी की जरूरत नहीं। और अल्लाह का करम है कि 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव हमने हमेशा हमारे बलबूते के ऊपर लड़ा है और इंशाल्लाह आने वाला चुनाव भी हमारे बलबूते के ऊपर हम लड़ेंगे। हमको कोई बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी पॉलिसी क्लियर है, हमारी सोच क्लियर है कि अगर मुखालिफ से लड़ना है, चाहे हारना पड़े चाहे जीतना पड़े, हम लड़ के हारते हैं और लड़ के जीतते हैं। ये हमारी साफ पॉलिसी है। हमारा ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वोट ले लो और किसी के चरणों में जाकर डाल दो, किसी के चरणों में जाकर बेच डालो। ये हमारी पॉलिसी कभी नहीं रही। अल्लाह का करम है, वक्त पड़ा तो हमने खुद मेयर बनाया, वक्त पड़ा तो हमने खुद एमएलएशिप, हमने एमएलए बनाया। तो इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा तो हमारी पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये बात को मैं यकीन दिलाता हूं। कुछ लोग आएंगे और पर निकल रहे हैं, बहुत पर निकल रहे हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ वो जलसा तो बोलने की सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इस इलाके के अंदर एक जलसा हुआ, उसको जलसा बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई हॉल के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो उसको मीटिंग बोली जाती है। और एक हॉल को मैं मीटिंग कामयाब करने के लिए शहर में 6 जगह 35-35 पायली पकाया गया। बराबर ना? इस रोड पर भी पकाया गया। मुझे बताओ, ये कोई सियासत हुई? यह जलसा कामयाब करने के लिए खाना खिलाया जा रहा, तो आप उनकी कमजोरी का यार अंदाज लगा सकते हो। और अल्लाह का बहुत एहसान है, खाना खिलाना चाहिए। माल तो बहरहाल कारपोरेशन का ही जमा है। अगर पब्लिक का माल पब्लिक के पेट में जा रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? एक बात अलग होती कि नौजवानों को हम पार्टी देते हैं या उनके साथ सामने हमने बैठ के गुफ्तगू करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, एक चीज अलग होती है।
जो मैं करता हूं हमेशा। लेकिन जुमा का जलसा शहर ने देखा, आपकी मोहब्बत, आपका जोश, आपका जो हौसला है, आपको पता नहीं है ये शहर के अंदर सियासी पार्टियां उनकी जमीन खसक चुकी है। बोले यार ये कहां से लोग लाया? बोला क्या पिलखोड़ से थोड़ी लाऊंगा। बोले लोग कहां से आ गए? बोले पिलखोड़ से लाया क्या? अरे मैं यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ, यही सियासत कर रहा हूं, तो यही के लोग थे। न तो मेरे पास तो मीटिंग के फोटो भी मौजूद है, पता है आप लोग को। 25 से 30 गाड़ियां नंदुरबार, शादा, तलोदा, डूडाईचा, धुलिया, जलगांव, वो 25-30 गाड़ियां ही थी। और मुर्गा मुसल्लम खिलाया गया और उनकी गाड़ियां यहां नहीं लाई गई और उनको यहां बुलाया गया और उनके फोटो आज भी मेरे पास मौजूद है। और देखो अल्लाह का करम, अपनी मोहब्बत चाहने वाले कहां तक है। उन्हीं की पार्टी का एक बंदा शादा का मेरा बहुत हमदर्द है। बोले यार आज मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं तुमको सच्चाई दे रहा हूं, मेरा नाम मत बोलना। उसने व्हाट्सएप पे मुझे तमाम ही फोटो सेंड कर दिया। अल्लाह का करम, हम तो कैंपस में मैं किसी को नहीं बुलाता। और यकीन जानो उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सिर्फ ये शहर के अंदर नौजवान और हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वालों ने कामयाब कर दिया। मैं एक भी वार्ड में नहीं गया कि भाई जलसे में आ जाऊं, एक भी जगह नहीं गया, क्योंकि असल में मुझे ये भी देखना था कि जब मैं राष्ट्रवादी में गया, जो मैंने मेहनत की, जो मैंने नौजवानों को जोड़ा, जो मैं पार्टी ऑफिस से काम कर रहा हूं, तो मैं भी कितने पानी में, मुझे भी चेक करना था। मैं भी कितने पानी में हूं, मुझे भी चेक करना था। और इसके लिए मैं गया नहीं। हाँ, इतना जरूर किया कि 1 बूथ 11 यूथ के नौजवानों को, एक ग्रुप के मेंबर को फोन किया कि यार आपको आना है। मैं कहीं गया नहीं, ये आपने कामयाब कर दिया। तो मुझे भी जो हौसला मिला, जो ताकत मिली, अगर आपका साथ ऐसी रहा, आपने ऐसी अगर ताकत दी, तो इंशाअल्लाह हम म्युनिसिपल कारपोरेशन पर राष्ट्रवादी का मेयर बैठाए कर रहेंगे नहीं। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सी जज्बाती सियासत से हट के थोड़ा सोचने की कोशिश करें। नुकसान बहुत होता है। नुकसान आज मेरा हुआ क्या? हारने के बाद नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? इस शहर की आवाम का, इस शहर के गरीबों का हुआ है। लॉकडाउन के हालात आपको पता है, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। लेकिन जहां पर अपोजिशन पार्टियां, हमारे खिलाफ के लोग जहां नाकाम हो गए, वहां जज्बाती सियासत लाई जाएगी। थोड़ा संजीदगी से सोचना कि यार हम वोट किसको देने जा रहे हैं। अरे मैंने बहुत काम किया, 5 साल एमएलए रहा, बहुत काम किया। एक प्लेटफॉर्म में आकर खटाखट वोट मारना है और उनको बताना है कि हमने एक मर्तबा सिर्फ धोखा खाया, बार बार अब हम धोखा नहीं खाने वाले हैं। कई लोगों को बहुत खराब लगता है जब मैं वोट की बात करता तो बोले वोट कम कर रहा है, एनआरसी एनआरसी एनआरसी। यह मुसलमानों को बचाने का ठेका इन्होंने लिया गया। जब मुसलमानों को डराने का ठेका इन्होंने लिया, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, ये मोदी की हुकूमत से कभी डरने वाला नहीं है। और मैंने वोट उन लोगों की कम किया जिन्होंने ये शहर के अंदर 16 एक आदमी की वोट बढ़ाई। 16 वोट एक आदमी सुबह से निकलकर 16 जगह वोट देता है कि वो कट नहीं होना चाहिए। कोई 14 वोट दिया, किसी ने 10 वोट दिया, किसी ने 9 वोट दिया।
किसी ने 4 वोट दिया, ऐसे 30,000 वोट अगर डुप्लीकेट बोगस वोट कट हो गई, तुम बोगस गिरी करके चुन कर आएंगे, उसके बाद दुआई देंगे, एनआरसी की बात करेंगे। तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक इस महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत है, कोई एनआरसी मोदी क्या कोई भी नहीं लगा सकता। इस महाराष्ट्र के अंदर इसको सरकार बोलते हैं। अब सरकारी पार्टी को ताकत देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं बोलना चाहूंगा कि वोट अगर बढ़ाना है ईमानदारी वाली, तो राष्ट्रवादी भवन के ऊपर मैंने सिस्टम बना लिया हूं। आप वहां डॉक्यूमेंट लेके आइए, पेपर लेके आइए, आपकी वोट फ्री में बढ़ाकर दे रहा हूं मैं। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कौन सी पार्टी का है कौन सी पार्टी का नहीं है। वोट बढ़ाना है, असल वोट है वो बढ़ाई जा रही है। और मैंने जब शुरुआत किया तो चलो ठीक है, मैं तो यहां हूं। नासिक जिले के अंदर इस हफ्ते की अखबार की खबर आप पढ़ लीजिए। नासिक जिले के अंदर 2 लाख वोट बोगस निकली, 2 लाख वोट। काय को बीजेपी की सीट चुनकर नहीं आएगी, काय को बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं जाएंगे। अगर 2 लाख वोट नासिक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव छोड़कर निकलती है तो कितनी बड़ी साजिश हिंदुस्तान लेवल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बनाई हुई है, आपको समझने की जरूरत है। और आप फैसला हुआ इलेक्शन कमिश्नर का, क्या किसी ने डबल वोट बढ़ाया तो उसके ऊपर 420 का गुना दाखिल होगा। आप पेपर पढ़ लो 4-5 दिन पहले का। बहरहाल मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर इस शहर को डेवलप करेंगे, इस शहर के मसाइल हल करेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आखिर में ये हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत संगीन मामला चल रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को योगी की हुकूमत ने उनको अटक करी, उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करी। असल में यह एक बहुत बड़ी साजिश है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के अंदर अल्लाह ने वो तासीर दी है, उनकी जबान में उनको वो सलाहियत से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है कि किसी गैर मुस्लिम भाई को अगर वो देख ले या उनसे हाथ मिला ले तो वो कलमा पढ़ लेता है। और बहुत तेजी से काम दावत का शुरू था और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से शुरू था और उनको बहुत खटक रहा था और इसलिए झूठा इल्जाम लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया। मैं योगी हुकूमत, उत्तर प्रदेश की भाजपा की हुकूमत का, मरकजी हुकूमत का मैं मुजम्मत करता हूं और इंशाअल्लाह वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन हमको उनके लिए दुआएं करना चाहिए। और अगर एहतजाज करना ही है तो खामोशी में कोई रास्ते के ऊपर नहीं निकलते हुए, एहतजाज नहीं करते हुए, एक मेमोरेंडम नहीं बल्कि शहर से 1 लाख मेमोरेंडम हमको जाकर दे देना चाहिए या पोस्ट कर देना चाहिए। और जितना बड़ा एहतजाज इस मुल्क के अंदर किया जाएगा, ये भाजपा की एक साजिश है। वो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान रोड के ऊपर आकर एहतजाज करे, हिंदुस्तान का मुसलमान रोड के ऊपर आकर एहतजाज करे। वो इसलिए चाह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन आ रहा है और भाजपा की सरकार का खात्मा होने वाला है, क्योंकि वहां का हिंदू भी उनसे नाराज है, वहां का मुसलमान भी नाराज है, वहां का दलित भी नाराज है। और अब उनको सिर्फ सारा
एक बचा हुआ है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, और इसीलिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट कर वो फिरका परस्त हिंदुओं को एक जगह करके हुकूमत बचाने की ये साजिश है। दूसरी साजिश, अगर अवैसी साहब के बंगले पर किसने पत्थर मारा तो उसकी भी मजम्मत, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जब कोई रियासत का इलेक्शन आता जब ही फतरे जाते, और जब पत्थर जाता जब वो वहां रहते ही नहीं। बोलने का साफ मतलब है, देखो आप उत्तर प्रदेश के अंदर कोई यहां आपके रिश्तेदार होंगे, आप फोन लगाइए और आप उनसे पूछिए कि वहां पर योगी की हालत कैसी है। वो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर योगी का जाना तय है। उसकी वजह है जो किसान आंदोलन हुआ, जो शेतकरियों का आंदोलन चल रहा है मुल्क भर में, तो वो जो वहां पर रैलियां कर रहे हैं किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, जिस तरीके से बंगाल में जाकर भाजपा को रोकने का काम किया, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को हराने के लिए वहां पर वहां का किसान पहुंच चुका है। राकेश टिकैत ने, जो किसानों के लीडर है, उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी के चाचा अवैसी साहब है, यानी वहां पर 100 सीट लड़ाकर वहां के मुसलमानों की वोट का बंटवारा करने के लिए ये वहां गए। अब इनको भी पॉपुलर होना है, हमदर्दी होना, मुसलमान हमदर्दी में आ जाएंगे कि देखो अवैसी साहब पे कितना जुल्म हो रहा, उनके बंगले के शीशे तोड़ दिए जा रहे। तो वहां पर वोट का बंटवारा करने के लिए ये साजिश दिल्ली की भी रची गई, ऐसा मुझको शक है। ठीक, अगर किसी के ऊपर होता है, मुजम्मत होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, लेकिन कहीं ये साजिश तो नहीं, इसकी भी इंक्वायरी उतनी ही जरूरी है जितनी पत्थर मारने वालों की है। तो ये तमाम ही चीजें समझना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो जो भाजपचारी, जो आरएसएसचारी, हम उनको दे रहे। तो हिकमत अमली भी कोई चीज होती है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को भी दिमाग दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, सोच समझ के फैसला करना है। तो आपसे अपील करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जरूर आप राष्ट्रवादी पार्टी को इस शहर के अंदर मजबूत करने का काम करेंगे। और आखिर में कल्लू मेंबर और उनके तमाम ही नौजवान साथी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने ऑफिस यहां पर बनाया। मैं अपील करता हूं कि यहां की आवाम के मसाइल, आप छोटे छोटे मसाइल क्यों ना हो, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। पार्टी आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पहले तो मैं मेरे तमाम जो मेरे साथ में रहने वाले मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोगों ने मेरे साथ मिलकर ये जो प्रोग्राम को जमाया। ये मेरी नहीं, ये मेरे सारे जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जैसे कि बिल्डर है, रिजवान भाई है, मोहसिन भाई है, सलीम भाई है, सैयद भाई है, बाकी और बहुत सारे मेरे जितने भी दोस्त है ग्रुप वाले, ये सभी लोगों की मेहनत रही है। ये सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम को जमाया है और मेरा साथ दिया है। मैं तहे दिल से और मेरे आसिफ साहब की तरफ से मैं वो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोगों ने मेरे साथ रहकर प्रोग्राम की तरतीब को अच्छे ढंग से जमाया। अब मैं आगे की बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ये मैं माजरत के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला प्रोग्राम था। तो भाई जो भी मेरे दोस्त हैं या जो भी लोगों का अगर सत्कार नहीं हुआ होगा कुछ वजह से, तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम था। उस वजह से थोड़ा आप लोग मुझको समझ लीजिए
क्योंकि पहला प्रोग्राम था इसलिए नहीं हो पाया। इंशाल्लाह इसके बाद जो प्रोग्राम रहेगा तो उसमें आप लोग खुद देख लेना। मैं इंशाल्लाह अच्छा अपन प्रोग्राम रखेंगे और सब लोगों का रखेंगे। मैं आसिफ साहब को बोलना चाहता हूँ कि आसिफ साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस मैं इतनी अपनी बात बोल के खत्म करता हूँ।